हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर आनंद मनी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन एस्पिरेंट्स से जिन्होंने टारगेट किया है नीट 2026 को। इस 2 साल की जर्नी में आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है आप उसे नोट कर लीजिए और वीडियो के एंड में आपको हर एक चीज़ का बहुत डिटेल में आंसर मिल। बेटा मैंने खुद आप लोगों की तरह ना ये 2 साल वाली जर्नी जी है। मैंने भी 11th 12th के साथ तैयारी की थी और अब मैंने काफ़ी सालों से बहुत से एस्पिरेंट्स को गाइड किया है इस जर्नी में और उनको अपने मेडिकल कॉलेजेस तक जाते देखा है। तो मैं आपको बखूबी बता सकती हूँ कि ये गलती आप करने वाले हो और ये चीज़ आपको इस पैटर्न में करनी है ताकि ये गलतियां करने से आप बच जाओ। हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करने वाली हूँ एक मोटिवेशन से। बेटा देखो, ये तो हमें पता है कि एग्जाम बहुत टफ है। आपने अब तो बहुत बहुत लोगों से सुन लिया होगा कि नीट बहुत टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। लास्ट ईयर 25 लाख एस्पिरेंट्स थे, एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरा था आपकी नीट का। और आप जानते हो कि सिलेक्शन रेशियो क्या है, अराउंड 1.2 लाख ही आपको सिलेक्शन मिलता है। तो टफ तो है एग्जाम। पर आपने बहुत से टीचर्स को ये कहते सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि रैंकर ज्यादातर ना फ्रेशर्स होते हैं। जो आप 11th 12th के बच्चे हो ना, आप ज्यादातर रैंक लेके जाते हो नीट में। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप में डर नहीं होता। डर किस बात का? एज निकल जाने का, ड्रॉप का, प्रेशर का। क्योंकि अभी बेटा अगर आप तैयारी करो या ना करो, 11th और 12th तो आपको करना है, तो आप पे वो वाला प्रेशर नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का कोई कीमती साल वेस्ट कर दे रहे हो। जब भी बच्चे डर में होते हैं ना, तो कभी अफेक्टिव नहीं हो सकते, कभी अफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं ला सकते, वहां पर चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। अभी आपको वो डर नहीं है, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाना, लगन, मेहनत, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ करना। आप इन्हीं 2 सालों में अपनी 12th के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हो, ये मेरी गारंटी। क्या होता है, हम बहुत सा मोटिवेशन देख लेते हैं। अभी मैं भी आपको बताऊंगी कि ये पैटर्न करना है। आप इस वीडियो को देखेंगे, बंद करेंगे और आप उसी रास्ते पर चलेंगे, वही पैटर्न आपका होगा जैसे आप इस वीडियो को देखने के पहले चल रहे। देखते सब हैं बेटा, फॉलो करना, अप्लाई करना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आपने ये चीजें एज इट इज फॉलो कर ली जैसे आपको बताई जा रही है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता 12th के साथ अपने मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। और अभी बिना टाइम वेस्ट करे मैं शुरू करती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें किस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट। 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। आप जानते हो लास्ट ईयर आपकी एनसीईआरटी अपडेट हुई है और अब आपके पास न्यू एनसीईआरटी है। तो अगर आपके पास कहीं से भी पुरानी एनसीईआरटी आई है तो बेटा मत यूज करो। मैं यही कहूंगी, हर किसी के पास अपनी न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए। 24 वाले जो एस्पिरेंट्स थे, हालांकि एनटीए ने सिलेबस दे दिया था, पर उन लोगों के मन में फिर भी डाउट था कि जैसे आप बायो ले लो बेटा, तो 32 चैप्टर्स हो गए हैं, पहले 38 थे। तो 24 वाले एस्पिरेंट्स के मन में फिर भी एक डर था कि कहीं डिलीटेड चैप्टर्स में से कुछ ना आ जाए। लेकिन अब 24 के बाद ये क्लियर हो गया है कि नहीं आएगा। क्लियर था तब भी, लेकिन आप लोगों के लिए श्योरिटी बढ़ गई है। आपको पता है कि पढ़नी तो हमको न्यू एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी ले लो, पुराने चैप्टर्स पे टाइम वेस्ट मत करना। न्यू एनसीईआरटी के सिवा कुछ एडेड टॉपिक्स भी हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं फिर से ये कहूंगी कि उन एडेड टॉपिक्स को आप लास्ट में लेके जा सकते हैं। अगर आपको पूरे सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक डिटेल्ड आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी जो आनंद सर ने खुद बनाई हुई है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अलग से पूरे सिलेबस के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। दूसरी चीज मुझे क्या पता होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट? पैटर्न। पैटर्न आप जानते हो आपका पेपर कैसा आता है बेटा? ऑब्जेक्टिव टाइप। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक करेक्ट आंसर उसमें से चूज करना होता है। अभी तक 10th तक आप क्या करते थे? सब्जेक्टिव। तो जब आप पढ़ते थे, आपके दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे लिखूंगी या लिखूंगा। लेकिन अब आपको ऐसे पढ़ना है कि अगर इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा तो मैं इन चारों में से क्या करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाऊंगी? क्या ट्रू और फॉल्स या असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो क्या मैं स्टेटमेंट को देख के पहचान पाऊंगी? अब मुझे ज्यादा एनर्जी उस चीज में नहीं लगानी है कि मैं कितना डिटेल लिख पा रही हूँ या इसकी और कितनी डेप्थ है कि मैं इसके 2-3 पेजेस फिल कर दूं। नहीं, अब मुझे उस कॉन्सेप्ट से, उस माइंडसेट से इसको पढ़ना है कि क्या मेरा ये बेसिक क्लियर है, क्या एनसीईआरटी की इस लाइन का मैं मतलब समझती हूँ, क्या एनसीईआरटी की इस लाइन से कैसा भी क्वेश्चन बने और 4 ऑप्शन हो तो मैं टिक लगा पाऊंगी। बस आपको वो देखना होता है। और एनसीईआरटी में भी बेटा कुछ, हर चैप्टर में ना कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां से हमेशा ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वो वाले पैटर्न का आइडिया मिलता है पीवाईक्यू से। इसलिए कभी भी तैयारी की जाती है ना, कभी भी आपको आपके मेंटर्स तैयारी करवाते हैं ना, तो वो हमेशा पीवाईक्यू को ही फॉलो कर कर कराते हैं कि अच्छा इस एरिया से हमेशा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम ज्यादा फोकस करके पढ़ें। तो पैटर्न कैसा रहता है? ऑब्जेक्टिव,
कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपके पास टीचर्स भी होते हैं, आप पीवाईक्यू को भी फॉलो कर सकते हैं। आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होता, आपको पेन पेपर पे ही इसको देना होता है, ठीक है। आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के, 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है। आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, और आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के। इन 50 में से आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, इन 50 में से आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, इन 100 में से आपको 90 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दिया जाता है। हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, बायो भी आप जानते हो, पेपर में 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक आपके पास ज़ूलॉजी का सेक्शन होता है, एक आपके पास बॉटनी का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर भी 50 होते हैं, इनमें से भी 45 करने होते हैं, इनमें से भी 45। तो चाहे मैं बात करूँ ज़ूलॉजी की, चाहे मैं बात करूँ बॉटनी की, चाहे मैं बात करूँ फिजिक्स की, चाहे मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, इन सब को 2-2 सेक्शन में बांटा जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में होते हैं 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में होते हैं 15 क्वेश्चन। मैं बहुत क्विकली आपको एक बार के लिए बता रही हूँ कि इन हर चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट को 2-2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में आपको मिलते हैं 35 क्वेश्चंस जो आपको सारे करने होते हैं। सेक्शन बी में आपके पास होते हैं 15 क्वेश्चंस जिनमें से आपको कोई 10 करने होते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पैटर्न का पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो आपके सामने आने क्या वाला है, क्या चीज़ आपके सामने आने वाली है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। हमेशा एक बात याद रखना, नीट का एग्जाम मतलब आपको ओशन की डेप्थ में नहीं जाना, आपको सरफेस पर रहना है। नीट के एग्जाम में कभी ये चेक नहीं किया जाता कि इसके बारे में इसको बैक नॉलेज कितनी है, फॉरेन ऑथर्स की बुक इसने कितनी पढ़ रखी, नहीं। एनसीईआरटी क्लियर है और कितनी ज़्यादा याद है, अमाउंट बहुत है, चैप्टर्स बहुत है, और कितना आप मेमोराइज कर पा रहे हो उस पे भी ये डिपेंड करता है। तो हमें सिलेबस पता चल गया, हमें पैटर्न पता चल गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स। बहुत से बच्चे इनिशियली 2 से 3 से 4 महीना वेस्ट कर देंगे अपने मेंटर्स चूज करने में कि उनको पढ़ना किससे आखिरकार। देखो, मेंटर्स तो आपको चाहिए, पढ़नी सिर्फ एनसीईआरटी है, लेकिन गाइड्स पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। एनसीईआरटी में क्या ज़रूरी है ये भी आपको टीचर्स बताएंगे। बिना गाइड के ना वेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आपको चाहिए वो मेंटर्स जो आपको इसी एनसीईआरटी को समझा सके कि इसमें क्या लिखा है, और आपको इसको बता सके कि कैसे याद करनी है, आपको तैयारी करवा सके। टाइम आप कैसे बचा सकते हो बेटा? डेमो वीडियो से। आप जिन भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, देखो हर हर जगह डेमो वीडियोस अवेलेबल है। आप यहाँ पर अगर हमारी टीम के साथ पढ़ना चाहते हो, डॉक्टर आनंद मनी की टीम के साथ पढ़ना चाहते हो, तो सारे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर्स के डेमो अवेलेबल है। मैं कहती हूँ पूरा यूज करो, 1-2 दिन लो, अपने टीचर्स जो आपको रिकमेंडेड है, जो आपको समझ में आ रहे हैं, सबके डेमो देखो, और सेम टॉपिक का एक टॉपिक फिक्स कर लो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक 3-4 टीचर से आप पढ़ के देख लो। क्या होता है बेटा, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सब बच्चे, लेकिन बच्चे ना किसी किसी टीचर से ज़्यादा अलाइन कर जाते। तो आप अपना टीचर डिसाइड कीजिए, और एक बार आपने अपना टीचर डिसाइड कर लिया, उसके बाद बेटा उसको फिक्स कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपको बायोलॉजी किसी की ज़्यादा अच्छी लगे, आपको फिजिक्स किसी की ज़्यादा अच्छी लगे, आपको केमिस्ट्री किसी की ज़्यादा अच्छी लगे, पर प्लीज़ वो अभी डिसाइड करो, और फिर वो जिस पैटर्न में सब कुछ पढ़ा रहे हैं उसी पैटर्न में पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही मल्टीपल टीचर से मत पढ़ो, बट ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि एक टीचर जो पढ़ाता है, जब आप उससे यूज टू हो जाते हो ना, तो उसके साथ पूरी जर्नी तय करना हमेशा आसान रहता है। आपका टाइम नहीं वेस्ट होता अलग अलग टीचर से एडजस्ट करने में। तो डिसाइड दैट ग्रुप ऑफ मेंटर्स फॉर योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी चीज़ बहुत टाइम वेस्ट कर देगी आप, ठीक है। फिर लास्ट चीज़ आपके पास आती है रिसोर्सेस, कि क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी बुक मुझे खरीद लेनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कितनी मुझे और रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेटा एक वर्ड में अगर मुझे आंसर देना है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि आपको चाहिए तो सिर्फ एनसीईआरटी, उसके सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। लास्ट 5 ईयर, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के आप पीवाईक्यू देखना, अपने किसी सीनियर से पूछना, मैं आपको बता रही हूँ बेटा, पहले फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था। लास्ट 5 ईयर्स के आप पीवाईक्यू देखोगे तो एग्जैक्ट लाइंस एनसीईआरटी की उठ के आती है। पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, और पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा, ये बात पक्की है। फिर भी बच्चे सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते, या सेल्फ स्टडी थोड़ी सी मुश्किल क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा एनसीईआरटी ना एक टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, जो टीचर्स के लिए बनी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी है कि आप उसको पढ़ के ना समझ नहीं सकते। उसमें उतना डिस्क्रिप्शन, उतना इलस्ट्रेशन नहीं है चीज़ों को कि आप उसको पढ़ के समझ सको। नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी है, लेकिन समझ नहीं आती।
उसके लिए हमें टीचर्स चाहिए या उसके लिए हमें ऐसी बुक चाहिए जो थोड़ी इलस्ट्रेटिव हो। तो उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली रेफर करूंगी वो बुक जो हमने खुद अपने हाथों से बनाई है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है, पर वो सारी इलस्ट्रेशंस रखी हैं जो आपको एनसीईआरटी को समझने में मदद करती है। अगर आप टीचर से पढ़ते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आपको ऐसी बुक चाहिए जो बिना एक लाइन भी एक्स्ट्रा दिए और एनसीईआरटी प्रॉपर कवर करे, आपको एक एक चीज बता रही है नीट के सिलेबस के बारे में, एनसीईआरटी प्रॉपर कवर करा रही है, तो आप डेफिनेटली बेटा डेफिनेटली रेफर कर सकते हो फंडा बॉक्स की बुक्स। फंडा बॉक्स बायोलॉजी, फंडा बॉक्स केमिस्ट्री, फंडा बॉक्स फिजिक्स की बुक्स को पूरी डिटेल्ड इलस्ट्रेशन के साथ, पीवाईक्यू प्रॉपर मार्किंग है उनमें, मतलब इस चैप्टर में इस ईयर से इतने क्वेश्चंस आए थे वो आपको थ्योरी पढ़ते वक्त ही समझ आ जाएगा। बढ़िया डिस्क्रिप्शन जो एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे डिस्क्रिप्शन वाले डायग्राम्स, एक एक चीज आपको समझाने के लिए इस बुक में आपको मिल जाता है। मजे की बात यह है कि आपको इसका डेमो अवेलेबल है, आपको लेक्चर्स टीचर्स के भी अवेलेबल है, यहाँ से आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, आप बुक को रीड कर सकते हैं ऐप में भी, आप ऐप पे जा सकते हैं, आप साइट पे जा सकते हैं, आप वहां से इस चीज़ का पूरा डेमो ले सकते हैं और आप खुद से देख सकते हैं कि आपको इन बुक से कितना हेल्प हो रहा है। ठीक है। अब इन रिसोर्सेस में एक बात तो मैंने आपको बता दी कि आपको एनसीईआरटी चाहिए, आपको एनसीईआरटी समझने के लिए कोई इलस्ट्रेटिव बुक चाहिए, तो आप डेफिनेटली फंडा बॉक्स की बुक्स यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट भी हो तो यहाँ पर आपको हर एक लाइन जिन टीचर्स ने बनाई है उन्हीं की वीडियोज आपको साथ में मिलेंगी, आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है। क्या सिर्फ थ्योरी से काम चलेगा? डेफिनेटली नहीं, हमें प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो समझ रहे हैं वो हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो वहां पर एंट्री होती है क्वेश्चंस। दो तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए, टॉपिक वाइज भी आपको चाहिए, पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। आप शुरू करोगे जब एनसीईआरटी पढ़ना तो आप एक एक टॉपिक करके पढ़ोगे, वो टॉपिक पढ़ लिया तो उसके तुरंत बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका डीपीपी सॉल्व करें, यानी कि आप उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक बार आपने पूरा चैप्टर कर लिया तो इंपॉर्टेंट होता है पूरे चैप्टर के एक साथ रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना, चेक करने के लिए कि कितना याद है, कितना हमको जो समझ में आया है हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना, क्वेश्चंस तो बहुत अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं है। एक चीज, जब से एनसीईआरटी अपडेट हुई है तो अपडेटेड एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है, और दूसरी चीज एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, ये चीज की कमी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया गया बेटा, हमने अपने हाथों से आप लोगों के लिए अपडेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिसेस रेडी कर दिए हैं अगेन फंडा बॉक्स ऐप पे। तो डेफिनेटली देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी बुक्स के लिए कुछ आपको ऐसे कह रही हूँ, बट ये हमने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो मैं जानती हूँ इसमें एक भी ऐसी लाइन या क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। क्योंकि बहुत सी कोचिंग्स में ऐसे होता है कि क्वेश्चन इतने टफ दे दिए जाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब बच्चा क्वेश्चन करने लगता है तो उसको लग रहा है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, वो इतना डीमोटिवेट हो जाता है, फिर वो बड़ी बड़ी बुक्स खरीद के लाता है, जबकि क्वेश्चन उन बड़ी बड़ी बुक से आता ही नहीं है। तो हमें एक ऐसी बुक चाहिए जो हमें एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करवाए, और वो उसके लिए आप डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि आप फंडा बॉक्स की ऐप पे जाकर फंडा बॉक्स की बुक्स देख सकते हैं। ये आपकी फंडा बॉक्स की क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक्स आपको सेम, फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सारी बुक्स अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी क्वेश्चन बैंक की बुक है बेटा, ये आप फिजिक्स भी देख सकते हो, केमिस्ट्री भी देख सकते हो, बायोलॉजी भी देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, टॉपिक वाइज भी मिलते हैं और पूरे चैप्टर के भी मिलते हैं, आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आपको तीसरा रिसोर्स चाहिए होता है पीवाईक्यू, क्योंकि आप जानते हो पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि अगर आप 2023, 2024, 2021, 22 के एस्पिरेंट होते, क्या आप पेपर सॉल्व कर पाते, आपकी तैयारी कैसी है, ये आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आप उस एग्जाम में बैठे होते जो एनटीए ने बनाया था, क्या आप उसको सॉल्व कर पाते, वो आपको कैसे पता चलता है? पीवाईक्यू से। दूसरी चीज, जब आप पढ़ते हो तो आपको पीवाईक्यू ही तो बताएंगे ना कि अच्छा इस चैप्टर में एनटीए बार बार इस टॉपिक से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे इसको प्रायोरिटी देनी है, यहां से आपको वेटेज समझ में आती है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और वो हमें क्या चाहिए? अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चाहिए, पुराने क्वेश्चन ना आ रहे हो। जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट पे मेजरली पीवाईक्यू की, वो बहुत पुरानी है, इतने पुराने पुराने क्वेश्चंस हैं जो फिर से आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन है जो अब एनसीईआरटी में भी नहीं है और अब पूछे भी नहीं जाते। अगेन बेटा, हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको फंडा बॉक्स पर मिल जाता है। फंडा बॉक्स पर अपडेटेड पीवाईक्यूज भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिल जाएंगे, और ये हमारी सप्लीमेंट्री बुक है। सप्लीमेंट्री बुक में आपको सारे एडेड टॉपिक्स भी मिल जाते हैं, तो आपकी हर एक जरूरत का यहाँ पर ध्यान रखा गया है।
आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, 3 मेजर चीज़, आपको बुक चाहिए जो इलस्ट्रेटिव हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, आपको पीवाईक्यू चाहिए। तो पूरी आपकी सिलेक्शन की किट अगर आप एक साथ चाहते हैं तो वो भी आपको एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस 5000 पे यहाँ पे मिल जाती है। सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ का ध्यान रखा गया और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी जितनी भी रिसोर्सेस रिलेटेड हैं। चलो मुझे पता चल गया मुझे ये चाहिए, मुझे पैटर्न क्या फॉलो करना है, आपका लर्निंग पैटर्न क्या होना चाहिए। देखो बेटा, अगर आप किसी बैच में हैं तो वो डेफिनेटली टीचर्स आपको गाइडेंस में रखते हैं। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपका एक फिक्स शेड्यूल है कि आपको इतने घंटे हम लोग पढ़ाई करवाएंगे, आपको क्या पढ़ना है सेल्फ स्टडी में वो आपको बताया जाएगा कि आपको ये रिवाइज करना है। क्वेश्चन जब भी आपकी क्लास होती है, क्लास होते ही आपको डीपीपी मिल जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपका चैप्टर पूरा हो जाता है तो हर वीक हम आपका फुल सिलेबस टेस्ट ले लेते हैं, फुल चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं। कुछ टाइम बाद जब हमें पता है आपके 3 से 4 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं, अब आपको रिवीजन का टाइम आ गया कि कहीं आप उन्हें भूल ना जाए जो आपने पहले किए, तो हम आपके थोड़े माइनर लेवल के माइनर टेस्ट लेते हैं, और जब हम पूरे सिलेबस कर लेते हैं तो हम मेजर लेवल के टेस्ट लेते हैं। तो करना तो यही है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बैचेस में होते हैं तो आपका शेड्यूल फिक्स होता है। अगर आप एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सिंपल सा पैटर्न बताती हूँ। आप कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे, आप उसका टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक करने के बाद आप उसकी डीपीपी करेंगे। कभी भी ये मत सोचना कि अभी मैंने थ्योरी कर ली, प्रैक्टिस में बाद में करूंगी या करूंगा, नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। थ्योरी करने के साथ प्रैक्टिस को आपको इक्वल वेटेज देनी होगी हमेशा। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप उसका डीपीपी सॉल्व करना तुरंत। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा आप चैप्टर का मॉक टेस्ट देना। रिसोर्सेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कहाँ से आपको मिल जाएंगे और कैसी बुक्स आपको चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जब आपका एक पूरा चैप्टर पूरा हो जाता है तो आपने मॉक सॉल्व करने में या डीपीपी सॉल्व करने में आपसे जितनी भी गलतियां हुई हो ना, स्टार्टिंग से ना एक मिस्टेक नोटबुक बनाना, ठीक है। अभी आनंद सर की मिस्टेक नोटबुक है, वो हमेशा ही बताते हैं, पर ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है। तो मान लो मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए एक चैप्टर में, मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरे से 15 गलतियां हुई। मैंने लिख लिया कि ये 15 गलती मैं बार बार इसी टॉपिक में ही क्यों करती हूँ, मतलब मेरा ये टॉपिक वीक है। मैं उसे अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लूंगी कि मैं इस टॉपिक में गलती करती हूँ। दूसरी चीज मैं लिख लूंगी कि मेरी गलतियां ये होती हैं कि मैं ऑप्शन नहीं रीड करती, मुझसे इसलिए गलती हो जाती है। कोई बच्चा ये लिख लेगा मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, कोई लिखेगा कि अच्छा मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ती। तो आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा, ये कस्टमाइज्ड होगी आपके हिसाब से। जब आप 3-4 चैप्टर कर चुके होंगे और आपको लग रहा होगा कि कहीं मैं भूल तो नहीं रही, रिवाइज करके देख लूं जरा, तो आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहली बार लगा था। बच्चे बहुत गलती करते हैं, पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन जब रिवीजन करने लगते हैं उनको सेम टाइम उतना लग रहा होता है जितनी पहली बार लगा था। 2 रीजन होते हैं इस बात के। पहला, उन्होंने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई जो उन्हें बता सके कि उनकी उनकी कमी कहाँ है। दूसरा, उन्होंने खुद के हैंडमेड शॉर्ट नोट्स नहीं। एनसीईआरटी कितनी पढ़ लो, चाहे आप बुक से पढ़ लो, चाहे आप फन्ना बुक से पढ़ लो, हाँ उन बुक्स में आपको प्रॉपर एनसीईआरटी मिल जाती है, पर बेटा खुद के बनाए हुए नोट्स की बात ही कुछ और होती है। आपने एक एक लाइन जब खुद लिखी होती है ना, एक तो वो आपको लिखते वक्त याद करने में हेल्प करती है, दूसरा आपको पता होता है मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है, मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है, मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा उसमें से मुझे 3 लाइन इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने उनके नोट्स बना लिए। मैंने इस पैराग्राफ को फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब मैं जब पढ़ रही थी, समझ रही थी, मुझे 3 से 4 घंटे लगे एक चैप्टर पे, मुझे 5 से 6 घंटे लगे एक चैप्टर पे, लेकिन मैंने नोट्स बना लिए। अब नोट से जब मैं रिवाइज करूंगी मैं शायद आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करूँ। सेम चीज पे आप बार बार समय ना वेस्ट करें। ऐसा आप ना सोचे कि अभी तो मैं 11th में ही हूँ, कर लेंगे, 12th में सीरियस हो जाएंगे, अभी चलने देते हैं। नहीं बेटा, ये नहीं करना है। जो जो चैप्टर होता जा रहा है साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी रेडी होने चाहिए और उसकी मिस्टेक नोटबुक। नोट्स हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाने के 2 तरीके, नंबर 1 आप एनसीईआरटी को अपने नोट्स में लिख लीजिए, नंबर 2 आप नोट्स को एनसीईआरटी में लिख दीजिए। एनसीईआरटी में बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं, जहां पर हमें पता है रटना ही है तो एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, जो जो रटना है उसको स्टार लगाओ, बात खत्म। जहां थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर्स आएंगे, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी 11th में, प्लांट फिजियोलॉजी आएगी 11th में, 12th में जेनेटिक्स आएगा, वहां आप क्या करो, पिन पेजेस 4 से 5 पेजेस अपनी एनसीईआरटी में रखो, या उसके लिए आप चाहे एक अलग नोटबुक बना लो, क्योंकि वहां आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करने पड़ते हैं। पर सब कुछ एनसीईआरटी के अराउंड, क्योंकि हमारी होली बुक क्या है, हमारी गीता कुरान क्या है, हमारा सब कुछ वो एनसीईआरटी ही है, पेपर उसी से आएगा। कितना भी आसपास के लोग बोलते ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले, उनको बोलना नहीं, पेपर एनसीईआरटी से आएगा और मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ूंगी। इस बात को तो बेटा पत्थर की लकीर बना लो, पढ़ना सिर्फ वही है। उसको समझने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है एक्सटर्नल सोर्सेस की, पर याद सिर्फ एनसीईआरटी का। ठीक है, तो नाउ यू नो द पैटर्न ऑल्सो। धीरे धीरे आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, आपको रिसोर्स भी पता चल गया, आपको पैटर्न भी पता चल गया।
सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये 7 पॉइंट्स जिसने ध्यान रख लिए ना, उसकी नैया पक्का से पार हो जाएगी कि क्या गलतियां नहीं करनी है। देखो कहते हैं ना, क्या करना है ये सबको पता होता है, लेकिन आगे तक वो जाता है जिसको ये पता है क्या नहीं करना है। तो क्या क्या नहीं करना है? सबसे पहली गलती जो बच्चा कर सकता है वो है कि वो खुद के हैंडमेड नोट्स नहीं, जिससे वो मल्टीपल जगह पर भाग रहा है। इस टीचर से पढ़ा, उसके भी नोट्स बना लिए, ये टीचर अच्छा लग रहा है, उसने ये 2 लाइनें नहीं बताई तो पूरे नए नोट्स बना लिए। अब जब चैप्टर खत्म हुआ है तो उसके पास एक चैप्टर के 7 नोट्स बन चुके हैं और उसको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या। ये मैं आपको लेजिटिमेट चीज बता रही हूँ बेटा, मैंने होते हुए देखा है। तो नोट्स आपके एक ही होने चाहिए। सिलेबस को कभी मार्च तक स्ट्रेच नहीं करना। यहाँ पर अगर आप हमारे बैच में सुपर 100 में एनरोल करते हैं, जो 15 मई से स्टार्ट हुआ था, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम दिसंबर तक सब खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं कि हम मार्च तक लेके जाएं फिर हमें पता ही नहीं अब रिवीजन कब शुरू करें, अलग ही पैनिक चल रहा है। 12th भी है, फिर बोर्ड्स का भी डर है, बहुत चीजें होती है। सिलेबस जल्दी करना है, रिविजन का टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। तीसरी गलती, आप प्रैक्टिस इनफ नहीं कर रहे कि अभी थ्योरी कर रहे हैं बाद में देख लेंगे प्रैक्टिस का। नहीं, चैप्टर होता है तो साथ में प्रैक्टिस हो। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे कर देते हैं, बैकलॉग क्रिएट करना। अभी तो 11th है, आराम से चल रहे हैं, देख लेंगे, ये चैप्टर नहीं हुआ कोई नहीं, 12th में कंप्लीट कर लेंगे, ये नहीं हुआ अरे क्या हो गया 12th में कंप्लीट कर लेंगे। 12th आती है, डर लग रहा होता है और सबसे पहले वीडियो देखी जाती है 11th बर्बाद अब क्या करें। ऐसे बड़े बड़े थंबनेल के साथ आप लोग ये वीडियो देखते हो, 11th बर्बाद अब क्या करना है, और ये हर बच्चे की कहानी है। तो क्यों करनी है 11th बर्बाद? जो पता है कि सिलेबस 11th में ज्यादा होता है, 12th ऑलरेडी थोड़े से कंसेप्चुअल चैप्टर्स आएंगे, तो क्यों ना पहले करके रख ले। तो कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना, आपको सब साथ में पढ़ना है, बेसिक्स क्लियर करते चलना है, क्योंकि 11th के बहुत से चैप्टर्स आपके 12th का बेस बनाते हैं। तो जब 12th में मैं पढ़ा रही होंगी ना और बोलूंगी कि यार ये तो पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तब लगेगा अरे ये क्या किया था, ये तो पढ़ा ही नहीं मैम, ये चैप्टर तो रह ही गया था हमारा। तो कोई भी बैकलॉग नहीं आने देना है और बेसिक्स हर चीज के क्लियर होने चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 11th में ही सीरियस हो जाओ, 2 साल है तो उनका फायदा उठाओ, उस 2 साल को 1 साल में कन्वर्ट मत करो। 6th मिस्टेक जो आप कर सकते हो, मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट एज इन वही अभी ढीले पड़ना, देख लेंगे अभी 2-3 शादियां अटेंड कर लेते, अभी तो हम 11th में ही चल रहे हैं, अभी हम ये चीजें कर लेते, अभी तो हम 11th में ही चल रहे हैं। नहीं बेटा, डेडिकेशन पहले दिन से मांगा जाता है इस जर्नी में और अंत तक रखना पड़ता है। दिक्कत यही है कि 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है, ये स्टार्टिंग से चलकर एंड तक आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मिसमैनेज हो गए तो बहुत बाहर पड़ जाएगा। मैनेजमेंट रखनी है और रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। 7th गलती जो आप कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नेग्लेक्ट अगर करें तो। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में इतना जोर की एनर्जी लगाकर शुरू कर देते हैं कि बस मैं तो आज ही डॉक्टर बनूंगा। बेटा वही, ये 100 मीटर रेस नहीं है, बहुत धीरे भी नहीं चलना है, बहुत तेज भी नहीं चलना है। इतना ज्यादा अभी नहीं पढ़ देना कि एक ही महीने में खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे, बस हम तो पढ़ रहे हैं। बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए और 1-2 महीना तो ऐसे ही वेस्ट हो गया कि हम तो बीमार हो गए थे, हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये गेम बैलेंस का है। आपको अकेडमिक हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेशर भी बहुत है। आपको फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके साथ जो एंड में रहेगा ना, जो 3 घंटे आपसे पेपर लिखवाएगा, वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ भी होगी। सिर्फ अकेडमिक रिविजन काम नहीं करेगी। उस दिन बीमार पड़ गए तो क्या करोगे, बीच में बीमार पड़ के टाइम वेस्ट कर लिया तो क्या करोगे। तो पहले दिन से तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी, ये बात याद रखनी। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज जो मुझे लगी कि आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, एक बोर्ड्स का, मैम 12th के साथ बोर्ड्स की तैयारी कैसे करेंगे। तो बेटा ये बात हम 12th में भी डिस्कस करेंगे दोबारा, अभी तो आप लोग 11th के साथ ये जर्नी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। अगर आप सीबीएसई से अपीयर करेंगे आपके 12th के लिए तो बेटा 100% सिलेबस सेम होता है। नीट की तैयारी कर ली तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोर्ड्स में नहीं लिख पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना होता। हाँ, इंग्लिश है या फिजिकल एजुकेशन है, वो वैसी लास्ट के 1 महीना पढ़ के हो जाती है, बहुत मेहनत नहीं लगती। अगर आपके दूसरे बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, तो थोड़ी मेहनत हो सकती है, उसमें भी बेटा 80-90% तो नीट के सिलेबस से काम चल जाता है। तो घबराना मत, हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, सब करते हैं, आप भी कर लोगे। अगर मैं स्कूल चॉइस की बात करूं तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, 30 स्कूल ऐसा चूज करना जहां आपको डेली अटेंडेंस नहीं देनी हो। वैसे तो आपको सबने ऑलरेडी बता दिया होगा, आई एम क्वाइट श्योर कि आप इस चीज़ में समझदार हैं, पर जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि अगर आप डेली स्कूल भी जा रहे हैं तो उसके साथ आपकी जर्नी बहुत टफ हो जाती है। आपको वहां पर भी डेली अटेंडेंस देनी है, उसकी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आप वहां भी अपने आवर्स दे रहे हैं, फिर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, फिर बैचेस भी हैं, नहीं हो पाएगा मैनेज, फिर वो पॉसिबल ही नहीं है आप लोग। तो कोशिश करो कि डमी एडमिशन्स हो जाएं या फिर ऐसे एडमिशन्स हो जाएं जहां स्कूल इतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं मांग रहा, अटेंडेंस नहीं मांग रहा, ऐसे स्कूल्स में एडमिशन्स लीजिए। शेड्यूल की जहां तक बात है तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक बात बता रही हूँ।
डेली शेड्यूल बनाना होता है, हाँ बनाना होता है, लेकिन क्या डेली शेड्यूल ऐसे बनाना होता है कि 9 से 10 ये क्या, 10 से 11 ये क्या, 11 से 12 ये क्या? टाइम टेबल या शेड्यूल कैसा होना चाहिए? कभी भी घंटे के हिसाब से नहीं होना चाहिए बेटा। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि वो कभी भी आवरली नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों? मान लो आपने लिखा था कि मैं 10 से 11 ये वाला टॉपिक खत्म करूंगी, और सिचुएशन ऐसी होगी कि आप नहीं कर पाए, आपको कहीं जाना पड़ गया, आपका कोई अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा, बहुत, क्योंकि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। दिक्कत ये होती है कि हमने इतना फिक्स शेड्यूल बनाया होता है कि हमें लगता है ये घंटा तो बर्बाद हो गया, तो मेरा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है, साइकोलॉजी ऐसी काम करती है। तो जब कभी आप आर्ली शेड्यूल बनाओगे ना, बहुत चांसेस हैं कि आप एक नेगेटिव इमोशंस के लूप में जाओगे और आप 1 घंटा वेस्ट होने पर पूरा दिन वेस्ट करो। तो करना क्या है, अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना। ये बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है जो मेरे लिए हमेशा काम करती है। देखो, आपके पास 24 आवर्स हैं, ठीक है? आप इतना बस डिसाइड कर लो कि चलो मैं 7 से 8 आवर्स की अगर नींद भी ले रही हूँ, तो इस 24 आवर्स में मुझे 8 to 9 आवर्स अपनी नीट की जर्नी को देने काफ़ी है। बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जो कोई आपको कहता है ना कि 14 आवर्स करने पड़ते हैं, 15 आवर्स करने पड़ते हैं, ऑल दैट, वो होता है, वो तब होता है जब स्टार्टिंग से ये 8-9 आवर्स नहीं दिए होते। अगर सच में बिना ब्रेक के रोज ये 8 आवर्स दे दिए ना, किसी को 14-15 आवर्स देने की जरूरत नहीं होती। आप बस इतना करो कि ठीक है मुझे 9 आवर्स देने हैं, आप इस 9 आवर्स को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, ईच 3 आवर, ठीक है? और अपने हिसाब से बना लो कि चलो अगर मेरी सुबह अच्छी पढ़ाई होती है तो मैं 6 to 9 सुबह पढ़ूंगी, एक स्लॉट में दोपहर में दे दूंगी, एक स्लॉट में रात को दे दूंगी। अगर आप बैचेस में होते हैं तो बेटा, जैसे अगर आप सुपर 100 बैच ज्वाइन करेंगे तो 3 आवर्स की तो हम आपको क्लास देंगे। फिर आप बाकी के अपने जो 2 स्लॉट हैं उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि चलो मैं 2 आवर जो मैम ने पढ़ाया उसको रोज रिवाइज करूंगी, और बाकी के 4 आवर जो हमें डीपीपीज मिले या जो हमें मॉक टेस्ट मिले हम प्रैक्टिस करेंगे। सॉर्टेड, दिमाग ही सॉल्व सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। हमने शेड्यूल बना दिया आपका कि सिलेबस कैसे करना है, हमने बता दिया कि आज फिजिक्स केमिस्ट्री करो, कल केमिस्ट्री बायोलॉजी करो, तो सिलेबस की आपको टेंशन लेनी नहीं, इन 3 आवर्स में पढ़ना क्या है वो हम बता रहे हैं। आप इन 3 आवर्स में उसको रिवाइज करो, बाकी के 3 आवर्स में प्रैक्टिस करो। आपको बस स्लॉट बनाना है कि मुझे किसी तरीके से ये 8 to 9 आवर्स के स्लॉट पूरे करने हैं, और आपके दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए। कब आपका टाइम हो चुका है रिवीजन का वो हम याद रखेंगे, हम आपके टेस्ट उस हिसाब से कंडक्ट करेंगे। आपको बस पता है कि मेरा ये टेस्ट आ रहा है तो मुझे इसका रिवीजन करना काफ़ी है। उस हिसाब से ही आपको रिवाइज करवाया जाता है कि जो जो आपने पढ़ा वो टाइमली रिवाइज होता रहे, और जब एग्जाम आए तो आपको ऐसे ना लगे कि क्या पढ़ा था मैं तो सब भूल गई। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे, उसका ध्यान आपके टीचर्स रख लेते हैं। आपको बस अपने घंटे फिक्स कर लेने होते हैं, अपने स्लॉट फिक्स कर लेने होते हैं, तो फिक्स आर आपको देने हैं, और देने रोज है। गेम ही सारा कंसिस्टेंसी का है। ऐसी वीडियोस बहुत हैं और सब देखते हैं, लेकिन अप्लाई बहुत कम करते हैं। तो देख लो, कंपटीशन सच बताऊं तो ये 25 लाख में नहीं है, ये अंदर की बात है, पर कंपटीशन 25 लाख में नहीं है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं बेटा जो सच में मेहनत कर रहे हैं और रोज मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ना ऐसा नहीं है कि आईक्यू तेज है तभी आप निकाल सकते, नहीं। लर्न करने का गेम है, समझने का एग्जाम है। अगर हार्ड वर्क करोगे तो 12th के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचोगे आराम से, ठीक है? तो आपको शेड्यूल का भी पता चल गया। तो मेजरली मोटी मोटी आपको जो चीजें यहाँ पे जाननी थी वो आपके सामने है, चाहे वो रिसोर्सेस हैं, क्या गलती नहीं करनी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये तैयारी हमारे साथ, हमारी टीम के साथ करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सुपर 100 बैच फॉर द नीट 2026 एस्पिरेंट। बैच में 15 को लाइव हो चुका है, बट हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, तो यू कैन स्टिल ज्वाइन इट। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस, डीपीपीज, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशन, ये सब मिलता है फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ जस्ट 6999। तो केवल 7,000 रुपए में आपकी 2 साल की पूरी जिम्मेदारी हमारी। आपको बस मेहनत करनी है, बैच ज्वाइन कर लेना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड आई विल सी यू इन क्लासेस। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मुझे कुछ आपसे शेयर करना है, विच इज लेट मी फॉल इफ आई मस्ट फॉल, द वन आई एम बिकमिंग विल कैच मी। बेटा ये जर्नी ना टफ है, ठीक है? मैं एकदम थोड़ा फिलोसफिकल बात कर रही हूँ आप लोगों से, पर आपने सुना होगा कि बहुत मेंटल प्रेशर भी होगा, बहुत टाइम पढ़ने का मन नहीं करेगा, मेहनत करके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे। ये जर्नी रिजेक्शन सिखाती है, ये जर्नी रोज गिरकर उठना सिखाती है। तो ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाती है, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाकर भी निकालती है, एक सख्त, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाकर यहाँ से निकालती है। तो इस जर्नी में जब जब तुम गिरो ना, जब जब तुम्हें लगे कि लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, ट्राई करने के बाद भी नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बेटा, इजी नहीं होता, मेहनत लगती है। तो हर दिन खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। तब खुद को बस ये बोलना कि ठीक है अभी फिलहाल मैं गिर रही हूँ,
पर इसकी वजह से जो इंसान मैं बन रही हूँ ना, मैं खुद को संभाल भी लूँ, मैं कर लूँगा, हम संभाल लेंगे। हर दिन कोई और साथ दे ना दे इस जर्नी में, आप खुद का साथ मत। बाकी बैच में आ जाओ, हम तो हैं ही रोज आपको मोटिवेट करने के लिए, एंड आई विल सी यू इन बैच। कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।